हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा बहुत टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने देखा है अभी अराउंड मेरे जो सब्सक्राइबर है वो 34 के आसपास है और मेरा टारगेट है बच्चों 100 सब्सक्राइबर का। और ये वीडियो जो बन रही है वो बन रही है बेटा बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस लॉ की। और नेहा को मैं ये कहूँगा कि आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर की जो वीडियोज़ है वो बहुत जल्दी आएगी। मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। जैसे भी टाइम मिलेगा आपके पास वो वीडियोस मिल जाएगी आपको। अब पॉइंट पे आते हैं बच्चों। मेरा बेटा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का। जितनी जल्दी आप कंप्लीट करा सको उतना अच्छा होगा मेरे लिए। देखो सब्सक्राइबर का होना क्यों जरूरी है? सब्सक्राइबर का होना इसलिए जरूरी है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। बेटा मैं वीडियोस बनाता हूँ आप सभी के लिए और आपको वीडियो जब मिल जाती है तो आप खुश हो जाते हो। और सेम चीज बेटा मेरे साथ है। जब मेरे पास जब सब्सक्राइबर होंगे, जब मुझे लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो इसको हम लॉ की कंडीशन में कह सकते हैं कि कंसिडरेशन आपको कुछ मिला, रिटर्न में मुझे भी कुछ मिला। पॉसिबल हो तो करो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि करना ही करना है। तो बेटा कोशिश करो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो इस चैनल को। आप सभी के लिए बेटा वीडियोस हैं, आप सभी के ऊपर है बेटा 100 सब्सक्राइबर कैसे कराओगे आप, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बच्चे स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस लॉ का। जो हमने लास्ट टाइम वीडियो में किया था वो किया था बेटा ऑफर के बारे में, और आज जो हम करेंगे वो करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। कि स्वीकृति जब मिलती है किसी से, आपने किसी को ऑफर दिया, अब सामने वाले का काम है उस पे हामी भरना, हाँ करना या ना करना, जैसा भी है वो अपनी स्वीकृति देगा उसके ऊपर। तो बेटा आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, एक्सेप्टेंस के ऊपर, स्वीकृति जिसे हम कहते हैं हिंदी में। अब चलिए जानते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या है, और ये देखना कि जो एक्सेप्टेंस है उसका मीनिंग क्या है, उसकी क्या क्या कंडीशंस है लॉ के अकॉर्डिंग। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको बुक के ऊपर लेके जाता हूं और देखते हैं उस बुक में हमें क्या देखने को मिलता है। बच्चों अगर हम बात करते हैं अनुबंध की, कॉन्ट्रैक्ट की, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट से तभी बन सकता है जब एक्सेप्टेंस मिले, मतलब स्वीकृति मिले। अगर आप किसी को ऑफर करोगे और वो जब अपनी एक्सेप्टेंस देगा तभी अनुबंध बन पाएगा, अदरवाइज अनुबंध नहीं बन पाएगा। ये क्लियर हो गया। जो एक्सेप्टेंस है बेटा, जो स्वीकृति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे अनुबंध की, कॉन्ट्रैक्ट की, इवन एग्रीमेंट में भी, एग्रीमेंट भी तभी बनेगा जब आपने ऑफर दिया और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया, अपनी सहमति उस पर जताई। तो बच्चे स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन है क्या, बुक में वो पढ़ते हैं। किसी वैध अनुबंध, वैध अनुबंध का मतलब है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कानून की नजर में मान्यता प्राप्त है। किसी वैध अनुबंध के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति होना आवश्यक है। प्रस्ताव का मतलब ऑफर है, ऑफर की स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है। तो अगर अनुबंध बनाना है तो अपने प्रस्ताव में स्वीकृति को लेकर आना जरूरी है। बिना स्वीकृति के कोई भी प्रस्ताव अनुबंध नहीं बन सकता, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2B, आप इसको सेक्शन 2 सब सेक्शन B ऐसे पढ़ते हैं हम इसे। तो आप इसको हिंदी में कह सकते हो धारा 2 की सब धारा B के अनुसार जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है, मतलब वो पर्सन जिसके सामने आपने अपना ऑफर रखा है, उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है, तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। कहने का मतलब है कि जब आप किसी पर्सन के पास अपना ऑफर लेकर जाते हो, तो जब वो अपनी स्वीकृति उस पर दे देगा, जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं
कि ऑफर की एक्सेप्टेंस हो चुकी है। आप यहां से लिखोगे बच्चे, डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप यहां से लिखोगे भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2B के अनुसार, यहां से यहां तक। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ लीगल रूल्स होते हैं एक्सेप्टेंस को लेकर। चलिए जानते हैं कि वो वैधानिक नियम, लीगल रूल्स होते क्या हैं। कुछ कंडीशन है बच्चे, किस कंडीशन में हम स्वीकृति मानेंगे कि हाँ उसने स्वीकृति दे दी है। पहला पॉइंट हमारे सामने है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है बेटा ये वाला क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पर मेनली मेरा जो टारगेट होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना ही होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होंगे वो मैं आपको रीड करने के लिए अपने आप बोल दूंगा। पहला पॉइंट है बच्चे, प्रस्ताव की स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिसको प्रस्ताव किया गया है। मतलब एक्सेप्टेंस से वही पर्सन देगा जिसको हमने ऑफर दिया है। आपने ऑफर दिया है अमित को और एक्सेप्टेंस दे रहा है राहुल, तो वो मान्य नहीं होगा। एक्सेप्टेंस स्वीकृति वही देगा जिसको हमने ऑफर दिया है, जिसके सामने हमने प्रस्ताव रखा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी लड़की को अगर ऑफर देगा तो अगर उसकी सहेली एक्सेप्ट करे तो वो काम नहीं करेगा। जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट करे तो चल जाता है काम, है ना, बन गया काम अपना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, स्वीकृति पूर्णतः एवं शर्त रहित होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, अपनी स्वीकृति दे रहा है, तो उस पर अगर वो कोई कंडीशन लगा देता है तो वो मान्य नहीं होगी। तो स्वीकृति जब दी जाए तो वहां पे कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपनी कोई कंडीशन लगा दी तो वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मेरा मकान मैं बेच रहा हूं, क्या आप खरीदोगे, और सामने वाले ने कोई कंडीशन लगा दी कि हाँ मैं खरीदूंगा, लेकिन अगर आप मुझे इतने कम अमाउंट में दे दोगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि ऐसे में सामने वाले को जब आपने ऑफर दिया उसने रिटर्न में आपको दोबारा ऑफर दे दिया। उसने ऑफर क्या दिया, उसने कहा कि हाँ मैं खरीद तो लूंगा, लेकिन अगर आप उसको कम कीमत पे दो, तो उसने उल्टा आपको ऑफर दे दिया। राइट, तो जो स्वीकृति होती है बेटा वो बिना शर्त के होती है। थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा, निर्धारित विधि। एक्सेप्टेंस जो है बेटा उसका एक प्रोसीजर होगा, जो ऑफर देता है वो बताएगा कि उसका प्रोसीजर क्या है, कि आप जो एक्सेप्टेंस दोगे, जो स्वीकृति दोगे बेटा वो किस तरीके से दी जाएगी, वो तरीका वो बताएगा। हो सकता है कि टाइम भी बता दे कि 2 दिनों के अंदर अंदर अगर आपको हाँ करना है तो कर देना, बाय फोन या रिटर्न में या मिलकर, जैसा भी आप प्रोसीजर बताओगे वो सामने वाला उसको करेगा। तो ध्यान रखना, निर्धारित विधि भी होना जरूरी है। निर्धारित विधि में आप समय भी ऐड कर देना कि एक तो वो प्रोसीजर जो ऑफर दे रहा है वो बताएगा कि किस तरीके से आप एक्सेप्टेंस दोगे, दूसरा कितने समय में दोगे। अगर समय अवधि भी है तो और भी अच्छी बात है, और भी क्या कह सकते हो आप कि और भी स्पेसिफाई हो गया वो। फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा, अस्वीकृत प्रस्ताव की स्वीकृति। कहने का मतलब क्या है बेटा इसमें, कि अगर एक बार किसी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया तो दोबारा वो उस पे स्वीकृति नहीं दे सकता। अगर मेरे पास कोई ऑफर आया कि ये कार बिक रही है 2 लाख रुपए में या 3 लाख रुपए में, क्या आप उसको खरीदोगे? सामने वाले पर्सन है, जो कार का ऑनर है, उसने मुझे बताया कि मैं अपनी कार बेच रहा हूं 2 लाख रुपए में, क्या आप उसको खरीदोगे? अगर एक बार मैंने मना कर दिया तो उसके बाद मैं दोबारा हाँ नहीं बोल सकता। अब नॉर्मल कंडीशन में तो आप हाँ बोल देते हो, तो भाईचारा हो गया आपका। लेकिन अगर मैं बात करूं कानून की, लॉ की, तो बेटा उसमें आप दोबारा हाँ नहीं कर सकते अगर आपने एक बार मना कर दिया तो। ये कुछ रामायण जैसा हो गया कि एक बार जो मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। कानून में भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आपने एक बार ऑफर को ठुकरा दिया तो आप दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेप्ट कर सकते दोबारा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या, कि जिसने ऑफर दिया है वो आपको अगर दोबारा ऑफर दे, अगर दोबारा आपके सामने प्रस्ताव रखे,
तब आप उसमें एक्सेप्टेंस अपनी दे सकते हो, तब आप अपनी स्वीकृति दे सकते हो। तो पॉइंट था कि एक बार अगर आपने अस्वीकृत कर दिया तो आप उसको दोबारा स्वीकार नहीं कर सकते। आगे का पॉइंट है बेटा हमारा 5th पॉइंट, स्वीकृति स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकती है। स्पष्ट और गर्भित का मतलब क्या है बच्चे? देखो, स्पष्ट का मतलब हो गया या तो आप लिखित में दोगे या तो मौखिक दोगे, या तो आप लिखित में दोगे या तो मौखिक दोगे, उसको हम बोलते हैं स्पष्ट है। यहां तो आपने स्पष्ट तरीके से एक्सेप्टेंस दे दी, स्वीकृति अपनी दे दी। लेकिन जब हम बात करेंगे गर्भित, तो गर्भित का मतलब क्या है बेटा? यहां पर गर्भित का मतलब है कि आप अगर लिखित और मौखिक में नहीं देते हो, किसी और तरीके से देते हो, तो उसको हम बोलते हैं गर्भित। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने केस स्टडी पढ़ी थी जिसके अंदर हुआ ये था कि एक मेडिकल कंपनी ने ये ऑफर दिया था टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में कि जो भी पर्सन इस टैबलेट को खाएगा तो उसको वो पर्टिकुलर बीमारी नहीं होगी। अब जो टीवी पे जो देख रहे हैं दर्शक, अब वो लिखित में तो दे नहीं सकते एक्सेप्टेंस अपनी, तो ऐसे में जो एक्सेप्टेंस जो उन्होंने दी वो उन्होंने अपने माइंड से ही दे दी उस टाइम कि हाँ ठीक है भैया, इन्होंने कहा तो हमने मान लिया, अब हम जा रहे हैं दवाई खाने के लिए। तो ऐसे में जो एक्सेप्टेंस जो बेटा मिली है वो एक्सेप्टेंस आपको इशारों में मिली है, या आप कह सकते हो कि आपको मिली नहीं है, आपने अज्यूम कर लिया कि सामने वाले पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो लिखित और मौखिक को छोड़कर किसी और कंडीशन से अगर आपको किसी और तरीके से अगर आपको स्वीकृति मिलती है तो उसको हम बोलते हैं गर्भित स्वीकृति। अब इसका एक एग्जांपल और है बेटा, बस का एग्जांपल। जब आप जाते हो बस में तो आप क्या करते हो? बस स्टैंड पे खड़े होके आप उसको हाथ देते हो, आपने उसको ऑफर दिया, और ड्राइवर उतर के कभी आपके पास आकर ये नहीं कहेगा कि हाँ मैम, मैंने आपकी जो ऑफर थी वो मैंने मान ली। नहीं, उसे बस को रोक लेगा। उसके बस का जो रोकना है वही इसका मतलब हो गया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, स्वीकृति का संवहन होना आवश्यक है। अगर मान के चलो कि आपको किसी ने ऑफर दिया फलाना ढिमकाना कोई भी चीज के लिए, और ऐसे में आप उसकी स्वीकृति देना चाहते हो, बट आपने गलती क्या कर दी? आपने अपने मन में तो दे दी लेकिन उसको बताया नहीं। आपने मन में दे दी लेकिन उसको बताया नहीं। और बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पर दो तरह की स्वीकृति जो होती है, एक होती है स्पष्ट जो आप लिखे तो मौखिक देते हो, वो बेटा आप तब देते हो जब पर्टिकुलर आपको टारगेट किया हो। जब ऑफर में पर्टिकुलर आपको टारगेट किया हो तब आप लिखित या मौखिक देते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं गर्भित की, तो नॉर्मली ये होता है पूरे समाज के लोगों के लिए, या सोसाइटी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। वहां पर आप स्पष्ट दे सकते हो, वहां पे आप गर्भित दे सकते हो। लेकिन जब बात आती है संवहन होना आवश्यक है, मतलब अगर आपने एक्सेप्टेंस दी, अगर आपने स्वीकृति दी, तो ये चीज जिसने आपको ऑफर दी थी उसको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई आपने उसकी कंडीशन, उसका ऑफर मान लिया। अब इसके ऊपर एक केस स्टडी थी बेटा, वो बहुत ज्यादा फेमस थी बेटा, वो थी हमारी इन दोनों की, ब्रॉडबैंड मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। अब ये कंडीशन क्या थी, क्या केस स्टडी थी बेटा? ये थी बेटा कि कंपनी का कोई मैनेजर था, कोयला कंपनी के टेंडर पर स्वीकृत शब्द लिखकर मेज के दराज में उसने रख दिया। मतलब कोई ये पर्सन था, उसने इस कंपनी ने इसको कुछ ऑफर दिया होगा, कोयले कंपनी को लेकर कुछ, और कुछ टेंडर होगा कि ये अगर टेंडर अगर आप करना चाहो तो हमें बताओ। अब इस पर्सन ने क्या किया, इसने उस लेटर में हाँ तो लिख दिया, लेकिन उस लेटर को अपने ही टेबल के ड्रॉर्स में रख के भूल गया। उसने कंपनी के पास भेजना भूल गया वहां पे। अब ऐसे में क्या हुआ कि जिस कंपनी ने ऑफर दिया था, जिस कंपनी ने प्रस्ताव दिया था, उसके पास कोई आंसर पहुंचा ही नहीं। तो जब आंसर पहुंचा नहीं तो उस कंपनी ने इस पर्सन को टेंडर दिया नहीं। अब इस पर्सन ने क्या किया, कोर्ट में जाके केस कर दिया कि इन्होंने मुझे ऑफर दिया था और मैंने एक्सेप्टेंस दे दी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ये टेंडर किसी और पर्सन को दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपने एक्सेप्टेंस दी थी तो इसकी नॉलेज उस कंपनी को होनी चाहिए।
अगर आपने एक्सेप्टेंस अपने ही मन में कर ली तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। 6 पॉइंट बेटा हो चुके हैं इसके। मैं फिर कहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद करेंगे। 1 पॉइंट और रह गया इसका, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बच्चे। 7 पॉइंट है बेटा, मौन रहना स्वीकृति नहीं है। अगर आपको कोई ऑफर करता है, अगर आपको कोई प्रस्ताव देता है और अगर आप चुप रह जाते हो, आप कुछ नहीं बोलते, तो ऐसे में उस आपका जो मौन रहना है उसको स्वीकृति नहीं माना जाएगा। इसके पीछे एक जो केस स्टडी थी बेटा, वो थी हाजी मोहम्मद बनाम स्पिनर की। इसमें एक पर्सन के सामने जब ऑफर रखा गया तो सामने वाले ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ऐसे में जिसने ऑफर दिया था उसने उसकी एक्सेप्टेंस मान ली अपने आप कि अगर सामने वाले ने आंसर नहीं दिया इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसने मेरे ऑफर को स्वीकृत कर दिया। तो ऐसे में जब ये केस जब कोर्ट में गया तो वहां पता चला, वहां जब कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पर्सन आपके ऑफर के ऊपर चुप रहता है, कोई रिप्लाई नहीं करता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उस ऑफर को स्वीकृत कर लिया या स्वीकार कर लिया। तो ये केस स्टडी थी बेटा इसकी। अब टोटल है 7 पॉइंट बेटा इसके अंदर। हमने जो किया है बेटा अभी इसमें स्वीकृति का अर्थ हमने किया और इसके कुछ वैधानिक नियम थे बच्चे, वो भी हमने किए। ये सभी आपके सामने हैं, आप इसमें से आप याद कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया बच्चे। जिसके अंदर मेरा केस स्टडी है, नाम जो लिखना बेटा, नाम याद रखना और नाम जो लिख के आना, केस स्टडी भी लिख के आ जाना। इससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस रहेंगे। जो बच्चे केस स्टडी नहीं लिख के आ पाते उनके मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि लो है तो आपको कोई लाइव एग्जाम्पल भी देना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप बेटा चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अब हम आगे करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, स्वीकृति मानसिक स्वीकृति से कुछ अधिक होनी चाहिए। स्वीकृति मानसिक स्वीकृति से कुछ अधिक होनी चाहिए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए 2 तरीके की स्वीकृति थी। स्वीकृति आपकी एक है कि आप उसको लिख कर दो या आप उसको बोल कर दो, और दूसरा है मानसिक, मतलब आपने मन में ही सोच लिया। अब इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि स्वीकृति मानसिक स्वीकृति से कुछ अधिक होनी चाहिए, जिसके लिए आंसर में आपको यहाँ पर गिवन है बच्चे कि कानून की दृष्टि में ऐसी मानसिक या मौन स्वीकृति मान्य नहीं होगी। मतलब आप या तो माइंड में मान लो कि हाँ भाई ये ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर आप चुप रह जाओ। दोनों ही कंडीशन में स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। पहली कंडीशन, या आप स्वीकृति अपने मन में ही मान लो कि हाँ भाई ऑफर बहुत अच्छा है, मैंने इसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन ये बात आप सामने वाले को ना बता पाओ, तो ऐसी कंडीशन में भी स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। और दूसरा पॉइंट है चुप रह जाना, मौन रह जाना। अगर आपके पास ऑफर है और आप उसके ऊपर चुप रह जाते हो तो बेटा ऐसी कंडीशन में भी स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको लिखी हुई है, वो आप पढ़ना। और हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर केस स्टडी की। तो फेल्ट हाउस बनाम बिडले, इसकी एक केस स्टडी है बेटा, बहुत फेमस है। अब है क्या वो देख लेते हैं। फेल्ट हाउस ने अपने भतीजे के घोड़े को खरीदने का प्रस्ताव पत्र द्वारा भेजा। फिर से देखो, फेल्ट हाउस ने अपने भतीजे के घोड़े को खरीदने का प्रस्ताव पत्र द्वारा भेजा तथा पत्र में लिख दिया कि यदि मैं उत्तर में कुछ और ना सुनूंगा तब मैं समझूंगा कि घोड़ा मेरा हो गया। ये तो जबरदस्ती है। फेल्ट हाउस ने क्या किया, अपने भतीजे को ये लिख दिया कि मैं आपका घोड़ा खरीदना चाहता हूं, और अगर आपने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा कि ये घोड़ा अब मेरा हो गया। कानून कहता है बेटा कि आप अपने लेटर में कुछ भी लिख दो, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दो बेटा, वो मान्य नहीं होगी। ध्यान रखना ये। अगर कोई दुकानदार अपने लेटर में ये लिख देता है कि अगर कोई भी कंडीशन लिख देता है कि ये चीज मैं नहीं मानूंगा, तो बेटा वो गलत है। ध्यान रखो ये वाली बात। अगर ये चीज, क्योंकि देखो जब आप ऑफर देते हो, जब प्रस्ताव देते हो,
तो आप सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हो कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये बोल देते हो कि नहीं भाई हम तो लेटर में ही लिख देंगे कि अगर आपने हाँ या ना का कोई जवाब नहीं दिया और हम उसको हाँ समझ लेंगे, तो बेटा कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है वो देखो। लिखा हुआ है पत्र का कुछ भी जवाब नहीं दिया गया, परंतु भतीजे ने अपने नीलामकर्ता बिंडले को कहा कि यह घोड़ा मेरे चाचा जी के हाथ बिकने को है, इसे अलग कर दूं। परंतु गलती से बिंडले ने वह घोड़ा बेच दिया। अब ध्यान से सुनो हुआ क्या। जो भतीजा था उसने फिर भी अपने जो ऑक्शनर था, जो नीलाम करता था, जो वहां पे नीलाम करने के लिए आया था उनके घोड़ों को, उसको ये कह दिया उसके भतीजे ने कि ये घोड़ा मेरे चाचा जी खरीदेंगे, इसको थोड़ा साइड रखो, इसको बेचना नहीं। लेकिन गलती से उसने क्या किया, उसको बेच दिया। गलती से उसने क्या किया, उसको बेच दिया। तो फेल्ट हाउस ने बिंडले के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। मतलब उसके चाचा ने अपने भतीजे के अगेंस्ट क्या कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कोर्ट ने फैसला ये दिया कि भतीजे ने कभी भी घोड़ा बेचने का वचन चाचा को नहीं दिया था। यहाँ चाचा के प्रस्ताव की स्वीकृति हुई ही नहीं, अतः यह अनुबंध हुआ भी नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि अगर वो भतीजे ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखेंगे तो दो नाम दोबारा से हमारे सामने आ गए, ब्रॉकडेन और मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। अगेन वही टेंडर वाला जो मैंने आपको बताया था कोयले का। इसमें क्या हुआ कि एक कंपनी ने किसी पर्सन को टेंडर दिया कोयले का। अब उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट करना था और उसने उस लेटर पे स्वीकृति लिख भी दी, लेकिन वो लेटर नहीं दे पाया उस कंपनी को। वो लेटर उसने अपने ही टेबल के ड्रॉर में रख दिया। तो ऐसे में भी स्वीकृति, क्योंकि स्वीकृति का संवहन नहीं हो पाया, उस पर्सन को, उस कंपनी को पता नहीं चल पाया कि उसने स्वीकृति दी या नहीं दी, तो इस कंडीशन में भी प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। भले ही बाद में वो केस करता रहे, एक अलग बात है। और इसी तरीके को बेटा आगे अगर हम देखेंगे तो आगे हमें लिखा हुआ है किसी प्रस्ताव की मानसिक स्वीकृति जिसकी शब्दों या आचरण द्वारा पुष्टि ना की गई हो। शब्द और आचरण, आचरण का मतलब होता है बेटा काम को करना, किसी काम को करना। जैसे वो दवाई वाला जो आपको याद है कि दवाई वाली जो कंपनी थी उसने कहा था कि अगर कोई खाएगा तो उसमें क्या हुआ, उसने आचरण बता दिया, उसे तरीका बता दिया कि आप स्वीकृति कैसे दे सकते हो। अगर आपने दवाई खा ली तो इसका मतलब आपने स्वीकृति दे दी हमें। तो शब्दों या आचरण द्वारा पुष्टि ना की गई हो तो कानून की दृष्टि में स्वीकृति होती ही नहीं है। तो दो तरीके से बेटा स्वीकृति होगी, या तो शब्दों में होगी, शब्द या तो लिखित में होंगे, या तो मौखिक होंगे, या तो मुंह से बोलोगे। और दूसरा क्या तरीका होता है स्वीकृति देने का, आचरण के द्वारा, उस पर्टिकुलर काम को करके। अगर ऑफर देने वाला आपको ये तरीका बता दे कि स्वीकृति इस तरीके से दे सकते हो, तो वो काम अगर आप कर देते हो तो इसका मतलब आपने स्वीकृति दे दी। तो बेटा ये जो हमारा क्वेश्चन था स्वीकृति मानसिक स्वीकृति से कुछ अधिक होती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी पढ़ने लायक क्वेश्चन है, तो इसको बेटा पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया केस स्टडी, साथ में इसका मीनिंग भी बता दिया कि मानसिक स्वीकृति होते हैं आपने अपने मन में ही मान लिया कि मैंने इसको स्वीकृति दे दी, जो कि कानून की नजर में मान्य नहीं होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर मैं ये कहूँगा कि टाइम है तो बेटा पढ़ लो, पढ़ के जाने में क्या जाता है आपका। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीखेंगे प्रस्ताव का संवहन किसे कहते हैं। अगर मैंने किसी को ऑफर दिया तो बेटा उस तक वो ऑफर पहुंचना चाहिए। अगर उस तक वो ऑफर नहीं पहुंचा, वो प्रस्ताव नहीं पहुंचा, तो उसको हम अब ऐसे में वो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा जब उसको पता ही नहीं है। तो ऐसे में एग्रीमेंट हो नहीं पाएगा, समझौता हो नहीं पाएगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो अनुबंध नहीं हो पाएगा। तो प्रस्ताव का संवहन होना बहुत जरूरी है। लिखा क्या है, प्रस्ताव का संवहन उस समय पूर्ण माना जाता है जब प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया। मतलब प्रस्ताव का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हम तब मानते हैं जब वो प्रस्ताव जिसके लिए हमने किया है वो प्रस्ताव उस तक पहुंच जाए।
अगर आपको प्रस्ताव देना है सलमान खान को, तो जब तक सलमान खान के पास वो प्रस्ताव ना पहुंच जाए तब तक हम उस प्रस्ताव का संवहन नहीं मानेंगे। हम कहेंगे कि प्रस्ताव का संवहन हुआ ही नहीं है, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है। एक एग्जाम्पल के नाम पे देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, ए अपनी कार 1.5 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव एक पत्र द्वारा बी को करता है। इस प्रस्ताव का संवहन उस समय पूर्ण माना जाएगा जब ए का पत्र बी को प्राप्त हो जाता है। जब तक प्रस्ताव की जानकारी दूसरे पक्ष को ना हो जाए प्रस्ताव का संवहन पूर्ण नहीं माना जाता। अब बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं? देखो बच्चों, अगर एग्रीमेंट अगर आपको करना है, समझौता अगर आपको किसी के साथ करना है, तो उसके लिए प्रस्ताव का संवहन करना बहुत जरूरी है। जब तक प्रस्ताव का संवहन नहीं होगा तब तक समझौता नहीं हो पाएगा, समझौता नहीं होगा तो अनुबंध नहीं बन पाएगा, और अनुबंध नहीं बन पाया तो आपको लीगल रेमेडी या आप कह सकते हो कि उसको कोर्ट तक लेकर नहीं जा सकते। तो अगर आप चाहते हो कि एग्रीमेंट बने, समझौता बने, तो संवहन होना बहुत जरूरी है, प्रस्ताव। और साथ में देखो, अगर हम देखेंगे इसके एक पॉइंट को, तो लिखा है लानमन शुक्ल और गौरी दत्त। इसमें भी एक पॉइंट था, इसका एक केस स्टडी थी इसकी, लेकिन इसकी डीपली नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसमें बेटा एक ही बात है, तोड़ मरोड़ के एक ही बात कहने को मिलेगी कि अगर आपको ऑफर देना है, अगर आपको प्रस्ताव देना है, तो प्रस्ताव का संवहन होना बहुत जरूरी है। आपको जिसके सामने ही प्रस्ताव रखना है तो उसके कानों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। जब तक वो बात उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी तब तक सामने वाला उसके ऊपर स्वीकृति नहीं दे सकता। एक केस स्टडी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, लास्ट वीडियो में भी, जिसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन का डॉगी खो गया था, आई थिंक डॉगी था, और ऐसे में उसका जो नौकर था वो उसको ढूंढने चला गया। अब जब वो ढूंढने चला गया तब उसके जो मालिक है उसने कहा कि जो भी उसको ढूंढ कर लेकर आएगा, आई थिंक भतीजा था, मुझे याद नहीं अच्छे से, देख लेना बेटा लास्ट वीडियो में क्या था वो। तो ऐसे में उसने कहा था मालिक ने कि अगर कोई भी उसको ढूंढ कर लेके आ जाएगा तो मैं उसको समथिंग 500 रुपये 1000 रुपये दे दूंगा इनाम के रूप में। अब ऐसे में वो नौकर ढूंढ के लेके आ गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद नौकर को पता चला कि मालिक ने ऐसे ऐसे इनाम रखा है, तब उसने क्लेम किया इनाम के लिए कि वो इनाम तो मेरा होना चाहिए क्योंकि मैं ढूंढ के लेकर आया हूँ। लेकिन मालिक ने कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया कि जब मैंने ऑफर दिया था तब वो वहां पे था ही नहीं, मतलब ऑफर के बारे में उसको पता ही नहीं था। तो वहां पे हुआ क्या था, प्रस्ताव का संवहन नहीं हो पाया। जब प्रस्ताव का संवहन ही नहीं हो पाया तो अपनी वो स्वीकृति उस पर दे कैसे सकता है, और जब स्वीकृति नहीं दे सकता तो वो उस पैसों के लिए क्लेम कैसे कर सकता है। तो ऐसे में वो मालिक बच गया पैसे देने से। तो बेटा स्वीकृति के लिए जरूरी है कि प्रस्ताव का संवहन हो सके, जिस पर्सन के साथ आपको प्रस्ताव करना है उसके कान तक बात पहुंच सके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा स्वीकृति का संवहन। पहले था प्रस्ताव का कि जब आप प्रस्ताव करते हो सामने वाले कानों तक पहुंचनी चाहिए बात। दूसरी, जिसके कानों तक पहुंची अगर वो स्वीकृति देगा अपनी तो उसका भी संवहन करेगा। अगर मैंने ऑफर दिया है आपको तो आप अगर उसको एक्सेप्ट करोगे तो बेटा उसकी एक्सेप्टेंस आप मेरे कानों तक पहुंचाओगे, उसका संवहन करना भी जरूरी है। बाकी इसके डीपली मैं रीड नहीं करूंगा बच्चे, आपके लिए लेके मैंने छोड़ दिया है। ये देखो, ये आप रीड कर लेना यहाँ से। और नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा, वो पॉइंट है, टॉपिक है बेटा प्रस्ताव तथा स्वीकृति के खंडन। खंडन का मतलब क्या हो गया कि उसका आपने इसको खत्म कर दिया, प्रस्ताव को खत्म करना, ये स्वीकृति को खत्म करना, वो क्या कहलाता है, कब उसका संवहन, उसकी कम्युनिकेशन कब पूरी मानी जाती है। अगर आप प्रस्ताव को तोड़ना चाहते हो, आपने प्रस्ताव दे दिया, बाद में आप सोच रहे हो और अभी तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आई, आपने किसी पर्सन को प्रस्ताव भेजा और अभी तक उसका स्वीकृति उसकी आपके पास नहीं आई और आप चाहते हो कि आप उस प्रस्ताव को अभी के अभी कैंसिल कर दो, तो वो प्रस्ताव को जो आप खंडित करोगे, उसको कैंसिल करोगे, या स्वीकृति कैंसिल, अगर सामने वाला कैंसिल करना चाहे, आपने प्रस्ताव भेजा लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, या वो प्रस्ताव मैंने गलती से भेजा अब वो मुझे कैंसिल करना है, या फिर किसी ने स्वीकृति दे दी, अब रास्ते में स्वीकृति, लेकिन अब वो सोच रहा है कि यार ये तो मैंने गलत स्वीकृति दे दी, ये मुझे ऑफर नहीं मानना चाहिए था। तो ऐसे में किस कंडीशन में खंडन माना जाता है, उसको कैंसिलेशन माना जाएगा, प्रस्ताव का कैंसिलेशन और स्वीकृति का कैंसिलेशन।
तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि प्रस्ताव और स्वीकृति का खंडन करना दोनों के ही हाथों में है, दोनों को ही अधिकार मिल रखा है। जो ऑफर देता है वो भी उसको कैंसिल कर सकता है और जो स्वीकृति दे रहा है उसके पास भी राइट होता है कि वो अपनी स्वीकृति को भी कैंसिल बाद में कर दे। लेकिन किस कंडीशन में कैंसिल माना जाएगा, कि किस कंडीशन माना जाएगा कि वो कैंसिल हो गया। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है खंडन करने वाले व्यक्ति के प्रति। जो खंडन कर रहा है, अब वो खंडन करने वाला कोई भी हो सकता है, प्रस्ताव देने वाला भी, स्वीकृति देने वाला भी। मान के चलो कि मैंने ऑफर दिया और अभी तक उसके पास कह सकते हो कि पहुंचा भी नहीं होगा, इतने मैंने लेटर लिख दिया कि हाँ भाई वो जो ऑफर आपके पास जो आ रहा है या मिल भी चुका होगा आपको, वो मैं कैंसिल करूं और अभी तक उसकी स्वीकृति मेरे को नहीं मिली हो। लेकिन कंडीशन ये है बेटा, स्वीकृति अभी तक मेरे पास नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैंने लेटर लिखा और डाक में डाल दिया, पोस्ट में डाल दिया, पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर पोस्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं पोस्ट कर दूंगा वहीं पर मेरा हो जाएगा काम खत्म कि हाँ भैया मैंने तो खंडन कर दिया इसका। अब जिसको मिलेगा, जिसे हम कहते हैं प्राप्तिकर्ता, सूचना प्राप्त करने वाला, उसको उसके लिए खंडन कब होगा, जब वो लेटर उसको मिल जाएगा। तो जो खंडन करने वाला व्यक्ति है उसके लिए तो खंडन तब हो जाएगा जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस में डाल देगा, और जिसको सूचना मिलेगी उसके लिए खंडन कब होगा, जब वो लेटर उसको मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक, बस टॉपिक था एक छोटा सा, तो मैं कहा चलो आपको बता देते हैं। बेटा आप ये रीड कर लेना, आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। इसको आप रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन मैं कहूंगा जस्ट रीड करो, नॉलेज के लिए अच्छा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर। बेटा नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि खंडन कब कब हो सकता है, प्रस्ताव का खंडन किन प्रकारों से हो सकता है, कितने टाइप से हो सकता है। तो बेटा खंडन होने का जो तरीका है वो है बेटा अवधि की समाप्ति पर। याद रखना खंडन किस चीज का हो रहा है, प्रस्ताव का हो रहा है, ऑफर का हो रहा है। मैंने किसी को ऑफर दिया, अब वो ऑफर कैंसिल कब हो जाएगा, तो कुछ कंडीशन है, हमारे पास 7 कंडीशन है टोटल। वैसे तो 8 है लेकिन अभी हम 7 की बात करेंगे। तो टोटल 8 है लेकिन 7 की बात करेंगे बेटा। 8 भी आप खुद पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो पॉइंट क्या है बेटा, पहला पॉइंट है हमारा अवधि की समाप्ति। अगर मैंने कोई टाइम पीरियड दे रखा है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको स्वीकृति देनी है, अगर टाइम पीरियड खत्म हो गया तो भी खंडन हो जाएगा, प्रस्ताव कैंसिल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, स्वीकृति निर्धारित ढंग से ना होने पर। मैंने अगर कोई कंडीशन रख दी कि अगर मैंने किसी को प्रस्ताव दिया और मैंने कहा स्वीकृति आप इस तरीके से दोगे, आप लिख कर दोगे, आप टेलीफोन पे दोगे, आप मेल करोगे मुझे, अगर इस ढंग को, इस तरीके को अगर उसे पूरा नहीं किया स्वीकृति देने वाले ने, तो भी मैं ये मान लूंगा कि मेरा जो प्रस्ताव है वो कैंसिल हो गया, अब मैं आपके साथ प्रस्ताव नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसका प्रति प्रस्ताव करने पर। प्रति प्रस्ताव करने का मतलब क्या है बेटा, प्रति प्रस्ताव करने का मतलब ये है कि मान के चलो मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने कहा कि मेरी जो कार है वो 1.5 लाख रुपए में खरीदो। अब आपने उस पे एक्सेप्टेंस तो नहीं दी, आपने स्वीकृति तो नहीं दी, उल्टा आपने मुझे और ऑफर दे दिया कि 1.5 लाख तो बहुत ज्यादा है, एक काम करो आप मुझे 1,40,000 में दे दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको ऑफर दिया और आपने मुझे ऑफर दिया, तो इसको बोलते हैं प्रति प्रस्ताव। मतलब कि एक प्रस्ताव के ऊपर दूसरा प्रस्ताव दे देना, तो वहां पर भी प्रस्ताव आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा इसके अंदर स्वीकृति से पूर्व प्रस्तावक की मृत्यु या पागलपन होने की दशा में। जैसे मैंने किसी को प्रस्ताव भेजा और ऐसे में मेरे साथ कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, अभी बहुत सारी वीडियोस बनानी है बच्चों, आप सभी को पढ़ाना है मुझे, ऐसा कुछ ना हो। अगर बाई चांस अगर कुछ ऐसा हो जाता है और प्रस्ताव उस तक नहीं पहुंचा, कहने का मेरा मतलब है कि उसने अभी तक स्वीकृति नहीं दी, तो ऐसे में भी जो ऑफर था वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसको पूरा करने वाला पर्सन ही नहीं रहेगा। तो फिर प्रस्ताव किस चीज का भैया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा उस व्यक्ति की मृत्यु या पागलपन की दशा में जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया हो। अब हुआ क्या कि अगर मैंने जिसको प्रस्ताव दिया, जिसको एक्सेप्टेंस देनी थी, जिसको स्वीकृति देनी थी, अगर वही पागल हो गया, अगर उसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में भी जो ऑफर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्रस्तावक द्वारा खंडन की सूचना देकर। हुआ क्या कि जिसने प्रस्ताव दिया था अगर वो ही लेटर लिखकर दे दे कि हाँ भैया जो ऑफर आपके पास जो मिलने वाला है या मिल भी चुका है वो अब मैं कैंसिल कर रहा हूं, वो मुझे पूरा नहीं करना। पर याद रखना स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए तब तक। अगर उसकी स्वीकृति मेरे कान तक आ गई फिर मैं उसको कैंसिल नहीं कर पाऊंगा।
तो उसकी स्वीकृति आने से पहले पहले अगर मैंने ऑफर कैंसिल कर दिया तो हमारा ये माना जाएगा कि प्रस्ताव कैंसिल, प्रस्तावक का खंडन करना इसे हम कहते हैं। 7th पॉइंट है बेटा स्वीकर्ता द्वारा शर्तों का पालन ना करने पर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जिसको भी एक्सेप्टेंस देनी है, जिसको भी स्वीकार करना था हमारा ऑफर, अगर उसने हमारी कुछ कंडीशंस को नहीं माना तो वो भी हम कहेंगे कि प्रस्ताव का खंडन करना ही माना जाएगा। जो हमने ऑफर दिया था वो कैंसिल हो जाएगा उसी टाइम अगर उसने हमारी बात नहीं मानी। लास्ट पॉइंट है बेटा हमारा, चलो बता देता हूं आपको। प्रस्ताव करने के बाद उसमें अवैधता उत्पन्न हो जाना या उसकी विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। अगर मैंने आपको ऑफर दिया है कार का और अगर कार ही खत्म हो जाए तो भाई प्रस्ताव किस चीज का? जब जिस चीज के लिए आपने प्रस्ताव किया अगर वो चीज ही नहीं रहेगी तो प्रस्ताव का क्या करोगे बेटा? तो वो वहां पर कैंसिल हो जाएगा, वो वहां पे खंडन हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसका प्रस्ताव का, वो है बेटा प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अंतर्भेद कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण बेटा दोनों ही टॉपिक अलग अलग है। एक होता है ऑफर देना, आपने किसी को प्रस्ताव दिया, और दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है प्रस्ताव के लिए निमंत्रण देना, आपने किसी को ऑफर के लिए इनवाइट किया। देखो एक एग्जांपल देखो, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, पूरा आंसर आप पढ़ लेना, ज्यादा कोई बड़ा आंसर नहीं है इसका लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है बच्चे। ये मैं बेटा दिखा देता हूँ, ये आगे पेज पे भी है बच्चे, ये है ये लो बेटा, देखो ये दे रखा है, ठीक है। इतना बड़ा आंसर है, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ बेटा इसका आंसर है क्या। बेटा देखिए इसमें टॉपिक है क्या? प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण, ये होता है क्या? ये बहुत ही दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत सिमिलर है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव होता है कि आपने सामने वाले को किसी चीज को खरीदने, बेचने या किसी भी चीज के लिए आपने उसको बोला है कि भाई ये आप करो, और सामने वाले के पास ऑप्शन होता है हाँ या ना में आंसर देना। ध्यान से सुनना, सामने वाले के सामने क्या आंसर होता है? सामने वाले के पास हाँ या ना, वो या तो हाँ में आंसर देगा या तो ना में आंसर देगा, तो उसको तो बोलते हैं प्रस्ताव। और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण किसे कहते हैं? उसका एक एग्जाम्पल है बेटा, वो सुनो। मान के चलो कि एक दुकानदार है, परचून की दुकान है उसकी, ठीक है, नई दुकान खोली है उसने, और उसने पैम्पलेट प्रिंट करवाए हैं जिसमें उसने रेट लिखे हुए हैं हर एक आइटम के। तेल इतने रुपए लीटर है, आटा इतने रुपए किलो है, ये पूरे जो भी आइटम थी वो सारी उसने लिखवाई है उसमें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे विशेष छूट दी जाती है, 1000 से ऊपर का शॉपिंग करो तो थैला मिलेगा, है ना, ये सारी चीजें भी उसमें लिखी हुई है। और ऑर्डर देने के लिए यहाँ पे फोन करें। अब ध्यान से सुनो जरा कि वहां पे उसने क्या किया, सिर्फ पैम्पलेट प्रिंट करवाया अपना और घर घर बंटवा दिया। अब किसी पर्सन के हाथ में वो पड़ा, उसने क्या किया, उसने उस पर फोन किया और कहा कि इतने इतने सामान हमें चाहिए और हमारे घर भिजवा देना। अब ऐसे में जो दुकानदार था उसने मना कर दिया, उसने कहा कि सॉरी सर हम भिजवा नहीं सकते क्योंकि अभी जो माल है वो स्टॉक में नहीं है। अब ऐसे में वो पर्सन जिसने, जो ग्राहक है जिसने ऑर्डर दिया था फोन पे, उसने जाके केस कर दिया। अब मुझे बताओ कि क्या कोर्ट किसके फेवर में आंसर देगा, दुकानदार के फेवर में या उस ग्राहक के फेवर में? सोचो, इसमें क्या कोई लीगैलिटी आती है या नहीं आती? क्या कोई कानूनी रूप से कोई इसका समाधान मिलेगा या नहीं मिलेगा? बेटा अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दुकानदार की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने जो पैम्पलेट प्रिंट करवाए थे वो सिर्फ था इनविटेशन देना ऑफर के लिए। उसने ग्राहक को इनवाइट किया कि आप आओ और मुझे ऑफर दो। उसने आपको सिर्फ मेन्यू कार्ड दिया कि ये लो भाई ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे मिलती हैं, बस। उसने और कुछ नहीं बोला। अगर मैं आपको यहाँ पर बुक्स दिखा दूं, सिर्फ बुक्स दिखा दूं कि ये बुक अकाउंट्स की, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आपको बेचना चाहता हूं। मैंने आपको सिर्फ दिखाई है, मैंने आपको बेचने के लिए तो नहीं कहा कि लो आओ खरीदो हमसे। मैंने आपको सिर्फ आइटम दिखाई है।
सेम चीज बेटा ढाबे की बात करते हैं या होटल की बात करो, रेस्टोरेंट की बात करो, वो क्या करते हैं, मेन्यू कार्ड दे देते हैं आपको कि ये आइटम यहाँ पे मिलती है। वो वहां पे ये नहीं बोलते कि लो सर खरीदो हमसे आके, नहीं, वो भी ये कहते हैं क्या ऑर्डर करना चाहोगे। ध्यान रखो, वो सिर्फ कहते हैं क्या ऑर्डर करना चाहोगे। तो ऑर्डर का मतलब क्या ऑफर करना चाहोगे। तो बेटा प्रस्ताव देने वाले आप होते हो, दुकानदार नहीं होता। दुकानदार सिर्फ आपको चीजें दिखाता है, आप ऑफर देते हो कि ये मुझे सामान खरीदना है, कितने में दोगे ये बताओ। तो यहाँ पर सिंपल सा जो एक लॉजिक है वो ये है कि जो शॉप होती है, जो दुकानदार होते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट जो आपकी होती है टीवी पे जो आती है, वो सिर्फ आपको इनविटेशन देते हैं ऑफर करने के लिए कि आप आओ हमारी दुकान पे और हमें ऑर्डर दो, हमें ऑफर दो कि आपको चाहिए क्या, फिर हम आपको देंगे। फिर अब ये उनके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आप डोमिनोज गए, आपने वहां पे ऑफर दिया, आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर और ऑफर बेटा एक ही चीज होगी। अब यहाँ पर आपने वहां पर ऑफर दिया कि मुझे पिज्जा चाहिए ये इतने रुपए का। अब ये उनके ऊपर है कि वो आपको देंगे या नहीं देंगे। ध्यान रखना, आप ऐसे में आप केस नहीं कर सकते। ओके, तो ये कुछ बेटा टॉपिक थे हमारे, और ये लास्ट टॉपिक था हमारा इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चे इसी चैप्टर का, वो बेटा हमारा होगा ये पार्टीज का। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बहुत जल्दी जल्दी ये कवर हो जाएगा। अगर वीडियो बच्चे अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो बेटा, चैनल को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताया करो वीडियो कैसी लगी। जब आप बताते हो बेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमें भी थोड़ा लगता है कि हाँ भी हमने जो मेहनत करी है वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। अगर कुछ भी, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज थोड़ी सी भी अगर ऐड हुई है मेरे पढ़ाने से, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती बेटा। बाकी व्यूज सब्सक्राइबर तो आते रहेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं हेल्प कर पाया किसी भी तरीके से बेटा, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो मेरा टारगेट है बच्चे 100 सब्सक्राइबर का, जल्दी से जल्दी बेटा कंप्लीट कराओ, जल्दी से जल्दी कैसे भी करो, किसी का भी हाथ लो, अंगूठा लो और उसको दबा दो, कुछ भी करो बच्चे, लेकिन जल्दी से करा दो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेहा आपके लिए स्पेशली बेटा इंग्लिश लिटरेचर की जो आपको वीडियो चाहिए थी, मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, और जल्दी वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।